मोहब्बत के भंवर में यूं न बिजली सा उतर जाना, कभी डीसी से मर जाना, कभी एसी से जल जाना। बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। पहली होती है चार्ज इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने दोबारा दो भागों में डिवाइड किया था, पहला डीसी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा एसी इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस दूसरे वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है या उसमें इलेक्ट्रॉन को डाला जा सकता है, जिसके कारण उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत की मात्रा को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम्ब होता है। वैद्युत आवेश के कई सारे फार्मूले भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये अलग अलग जगहों से निकल करके आते हैं। आगे जब हम और विस्तार में पढ़ेंगे और कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो हम बताएंगे कि ये फार्मूले कहाँ से आते हैं। स्क्रीन पर आपको कई सारे फार्मूले दिख रहे होंगे। जैसे आप देखिए इस फार्मूले के Q बराबर Ne। यहाँ पर Q तो वैद्युत आवेश को दर्शाता है और N जो है हमारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, कितने इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया है या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें उस परमाणु में डाले गए हैं। और जो E है वो बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो इस फार्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा किसी परमाणु से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे या जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में डालोगे उतना ही ज़्यादा उस पर वैद्युत आवेश आ जाएगा। एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा Q बराबर IT, जहाँ पे I करंट है और T हमारा टाइम है। करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और टाइम का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो एम्पियर गुणे सेकंड, इसी को हम बोलते हैं कूलाम। कूलाम को हम एम्पियर गुणे सेकंड भी बोल सकते हैं। एक फार्मूला लिखा हुआ है Q बराबर W/V। तो W वर्क आर एनर्जी है और V हमारा वोल्टेज है। तो वर्क या एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और वोल्टेज का मात्रक हमारा वोल्ट होता है। तो जूल बटे वोल्ट को भी कूलाम बोलते हैं। एक फार्मूला और है Q बराबर CV, जहाँ पर C हमारा कैपेसिटेंस है और V हमारा वोल्टेज है। तो कैपेसिटेंस का मात्रक फैरड होता है और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। तो फैरड गुणे वोल्ट को भी हम कूलाम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वोल्टेज या वोल्टता क्या होती है। वोल्टेज एक वैद्युत दाब होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे स्मॉल b या कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक U आकार की नली है जिसमें बीच में ये यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है और इधर की तरफ पानी की ऊंचाई इतनी है और इधर की तरफ पानी की ऊंचाई इतनी है। अब आप देख रहे होंगे वाल्व जब तक बंद है जब तक तो पानी अपने लेवल पर रुका रहेगा, लेकिन जिधर पानी की ऊंचाई ज़्यादा है उधर से वो एक दाब डाल रहा होगा वाल्व पर कि वाल्व खुल जाए तो पानी है वो इधर से जा करके इधर की तरफ पहुंच जाए। तो जैसे ही आप वाल्व को खोलेंगे तो जिधर ज़्यादा पानी की ऊंचाई है उधर से पानी नीचे आएगा और जिधर कम ऊंचाई है उधर पानी बढ़ने लगेगा। ये कब तक होगा? जब तक दोनों नली में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता है। ठीक इसी तरीके से वोल्टेज भी एक दाब होता है जो कि पानी की तरीके से एक दबाव डालता है जिस भी तार के सिरों पर आप इसे लगा देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से वोल्टेज भी एक वैद्युत दाब होता है। जिस तार के सिरों पर आप ये वोल्टेज या वैद्युत दाब लगा देते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पर वो दबाव डालता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि जहर को जहर मारता है, ठीक इसी तरीके से ये वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जिस
कंडक्टर, जिस तार के सिरों पर आप इसे लगाते हैं, जिस कंडक्टर यानी जिस तार के सिरों पर आप इसे लगाते हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराता है। यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को ही ये प्रवाहित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ही ये प्रवाह कराता है। वोल्टेज का जो फार्मूला होता है वो V बराबर आई आर होता है, जहाँ पे I हमारा करंट होता है और R हमारा रेजिस्टेंस होता है। करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। तो वोल्ट को हम एम्पियर गुणे ओम भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वैद्युत विभव को, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यह वैद्युत धारा की दिशा को निश्चित करता है, क्योंकि वैद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलती है। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और इसे स्मॉल b या कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक परमाणु है, यहाँ पर रखा हुआ है, उससे आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया। कुछ इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, परमाणु पर धन आवेश आ जाएगा। इस धनावेश के कारण परमाणु के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाएगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा, जिसे हम इन पतली लाइनों से दिखा देते हैं। यानी कि एक धनावेश यहाँ पर रखा हुआ है जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा है, जनरेट हो गई है। अब आप क्या करते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र के इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं। मान लीजिए कि आप अनंत से ला करके यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर जब आप एकांक धनावेश को लाने लगेंगे, जब आप एकांक धनावेश को अनंत से इसके क्षेत्र के अंदर लाने लगेंगे, तो क्योंकि इस पर भी धनावेश है और जो आप लेकर आ रहे हैं उस पर भी धनावेश है, तो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको अंदर लाने के लिए एक ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा आपको खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो जितना आप इसके पास लेकर आएंगे उतना ही ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। तो जितना आपने किसी बिंदु तक लाने में काम किया है, तो उस बिंदु पर उतना ही वैद्युत विभव माना जाएगा। इसको अगर हम फार्मूले के रूप में लिखें तो V बराबर W/Q हम लिख सकते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं कि विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर या केवल विभवांतर भी बोलते हैं। इसको भी B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी SI मात्रक वोल्ट ही है। इसको भी अगर आपको समझना है तो जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट थी, आपने एक धनावेश को ला करके यहाँ पर रखा था। अब मान लीजिए कि किसी दूसरे धनावेश को आप अनंत से लेकर आते हैं और उसको यहीं पर छोड़ देते हैं, तो यहां तक अगर आप लाए होते तो जितना कार्य पहले वाले को लाने में आपको करना पड़ा था उतना ही कार्य दूसरे वाले को लाने में भी करना पड़ता, लेकिन आपने उसे पहले ही छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ काम कम करना पड़ा होगा। तो अब यहाँ के विभव में और दूसरे वाले बिंदु के विभव में, यानी कि पहले वाले बिंदु के विभव और दूसरे वाले बिंदु के विभव में अंतर है कुछ, इसी अंतर को ही हम विभवांतर बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं कि किसी दो बिंदुओं के बीच कोई आवेश एक जगह से चल करके दूसरे बिंदु तक अगर जाता है तो उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसे ही हम उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। आपने एक और चीज सुना होगा, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसे हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी भी वैद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं उनको गति करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है।
जो फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को गति देता है यानी गति प्रदान करता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये उस परिपथ में लगाए गए बैटरी या जनरेटर इत्यादि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। इसके कई सारे फार्मूले हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इन फार्मूलों का इस्तेमाल जनरेटर से वो ईएमएफ उत्पन्न किया जा रहा है या अल्टरनेटर से उत्पन्न किया जा रहा है या किस सोर्स से उत्पन्न किया जा रहा है या कैपेसिटर के द्वारा उस ईएमएफ को जनरेट किया जा रहा है, तो इस आधार पर ये कई सारे फार्मूले बनते हैं। इन फार्मूलों की हम आगे जब इलेक्ट्रिकल में और चीज़ों की बात करेंगे तब हम वहां पर इसको विस्तार से बताएंगे कि ये फार्मूले कहाँ से आते हैं। अब हम जानते हैं वैद्युत धारा के बारे में यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जब किसी चालक या कंडक्टर या किसी तार के अक्रॉस आप वोल्टेज को लगा देते हैं तो उसमें करंट का प्रवाह होने लगता है यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें गति करने लगता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की गति की प्रवाह की दर जो होती है उसे ही हम वैद्युत धारा बोलते हैं। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है उधर करंट की दिशा ना होकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की दिशा मानी जाती है। करंट की दिशा जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। इसमें एक मत ये भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ चल रहा होता है ये मान लिया जाए कि नेगेटिव चार्ज उधर की तरफ चल रहा है। अगर हम सापेक्षता की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चीजों को शुभ माना जाता है। तो पॉजिटिव जिधर चल रहे हैं उसी तरफ करंट की दिशा को भी बताया जाता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं ये मान लिया जाए कि उसी डायरेक्शन में करंट चल रही है। तो करंट के भी कई सारे फार्मूले होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर अब दिख रहे होंगे। इसमें पहला फार्मूला ये है I बराबर NE/T। चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि NE वैद्युत आवेश होता है तो इसको हम T से डिवाइड कर दिए यानी कि आवेश प्रवाह की अब ये दर हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं धारा। इसके अलावा एक फार्मूला है I बराबर V/R और एक फार्मूला है I बराबर W/V/T। कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है तो उसमें एम्पियर आपको नहीं दिया होता है। एम्पियर की जगह कूलाम बटे सेकंड हो सकता है या वोल्ट बटे ओम हो सकता है या जूल बटे वोल्ट गुणे सेकंड हो सकता है। क्योंकि ये फार्मूले से ही ये मात्रक आते हैं तो आपको इन्हें भी याद रखना जरूरी है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिजल्ट भी आपका I बराबर NE/T फार्मूले से ही निकल कर आता है। अब हम समझते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी वोल्टेज लगा देंगे और उसमें करंट का प्रवाह होने लगेगा। करंट का प्रवाह रोकने के लिए किसी भी पदार्थ में एक गुण पाया जाता है जिसे ही हम उसका प्रतिरोध बोलते हैं, जो कि धारा के प्रवाह को रोकता है। तो अब किसी भी पदार्थ में जितनी ज्यादा रुकावट होगी उस पदार्थ में उतना ही ज्यादा बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस है। इसको स्मॉल r या कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई मात्रक ओम है। इसका फार्मूला है R बराबर V/I। अब हम समझते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध का नियम क्या है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस नियम के अनुसार मुख्यतः 5 चीजों पर किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस निर्भर करता है। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, इसकी अपनी कुछ लंबाई है, इसका कुछ एरिया है, ये इसका कुछ टेम्परेचर भी हो सकता है और इसे प्रेस करके बनाया गया है या नॉर्मली बनाया गया है, ये कई सारी चीजें हो सकती है। ये किसी एक मटेरियल का भी बना होगा, वो सोना चांदी लोहा कुछ भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि जब इसमें आप करंट को प्रवाहित करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाएंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के नियम को समझने से पहले हम कुछ चीजें जानते हैं कि मान लीजिए कि ये एक पाइप है,
पाइप से हो करके आपको पानी ले जाना है, तो आपको पता है कि पाइप छोटा होगा, थोड़ी दूरी तक आपको पानी ले जाना है तो बड़ी आसानी से आप लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर दूर तक आपको लेके जाना है पानी, तो पाइप जाहिर सी बात है आपको घुमाव भी देना पड़ेगा या कहीं भी सीधा आपको रखना है, तो उसमें घर्षण पैदा होगा। तो जितनी दूर आप पानी ले जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी रफ्तार धीमी होती जाएगी। और अगर आप ये भी देखिए कि पानी अगर बहुत ज्यादा मोटा है, यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है, तो पानी ज्यादा जा सकता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो पानी कम जा सकता है। और एक तीसरी चीज ये भी होती है कि जो पाइप बना हुआ वो प्लास्टिक का है या किस मटेरियल का बना हुआ, लोहे का है या कि और कोई वैसी पॉलीथीन वगैरह का बना हुआ है। तो अगर आप देखिए प्लास्टिक का, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का पाइप है तो कहीं पे दबा होगा, कहीं पे मुड़ा होगा, तो जिसकी वजह से पानी की रफ्तार कम हो जाएगी। अगर लोहे का पाइप है तो लोहे का पाइप आप जैसा फिक्स कर देंगे वैसा ही रहेगा, वो ऐसा नहीं कि कहीं पे दब जाए, कहीं पे उठा हो, जैसा फिक्स हो गया वैसा ही रहेगा। तो अब ये मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप किस मटेरियल का लिए हैं पाइप, तो पानी की रफ्तार उसके मटेरियल पर भी निर्भर करेगी। लोहे का पाइप होगा तो पानी की रफ्तार कुछ अलग होगी, तेज होगी। अगर प्लास्टिक का होगा, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का, तो कहीं पे मुड़ा होगा, कहीं पे दबा होगा, तो पानी की रफ्तार धीमी होगी। तो ठीक इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नियम है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि मुख्यतः 5 बातों पर निर्भर करता है। कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, तो इसकी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L होगा। दूसरा ये है कि अगर इस कंडक्टर की मोटाई ज्यादा होगी, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि जो तार का प्रतिरोध होगा वो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी बात ये होगी कि वो किस पदार्थ का बना हुआ है। सोने का बना है तो उसकी चालकता अधिक होगी, चांदी का बना है तब भी चालकता अधिक होगी, लेकिन अगर कॉपर का बना है तो अधिक होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी। एल्यूमिनियम का बना है तब भी अधिक होगी लेकिन और भी कम हो जाएगी। तो जिस मटेरियल का बना होगा, प्लास्टिक आप ले लेंगे तो बिल्कुल उसमें चालकता ही नहीं होती है। तो पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि उसकी चालकता, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। चौथी बात यह होती है कि पदार्थ का रेजिस्टेंस उसके तनाव और दबाव पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर लिया, कंडक्टर को आपने पीट करके उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा हो जाएगा। या आपने लंबाई को खींच कर बढ़ा दिया तब भी रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाएगा। पांचवी और लास्ट बात यह है कि पदार्थ का रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर में पर निर्भर करता है, यानी उसके ताप पर निर्भर करता है कि आप किसी भी पदार्थ का अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस या तो घटेगा या बढ़ेगा। घटता किस सूरत में है रेजिस्टेंस, जब वो इंसुलेटर हो, यानी प्लास्टिक वगैरह, कागज़ वगैरह जैसी चीज़ें हैं, इनका रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सब पदार्थ हैं, अगर आप इनका तापमान बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वैद्युत चालक का वैद्युत प्रतिरोध, उसे हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे, यानी जो अभी मैंने आपको बताया उससे जोड़ेंगे। आपने देखा इसमें कि किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A है। जब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। और इसको जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पर आपका रो जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। L हमारी लंबाई होती है और A हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इन तीन चीज़ों को आप इस फार्मूले में पुट करके किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं।
इसकी कुछ स्थितियां हम जान लेते हैं। पहली स्थिति में हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक ही मटेरियल का और एक ही मोटाई यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के दो अलग अलग तार हैं जिनकी लंबाइयां L1 और L2 हैं। तो अगर इसके लिए हमें रजिस्टेंस निकालना होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके लंबाई या रजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति ये बनती है कि मान लीजिए कि एक ही पदार्थ के दो समान लंबाई के अगर तार हैं लेकिन उनकी मोटाई अलग है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, तब हम उसका रजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला हम पुट करेंगे R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1, या और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा D1/D2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे R जो है हमारी वो त्रिज्या है, रेडियस जिसे बोलते हैं, और D हमारा व्यास है जिसे डायामीटर बोलते हैं। तीसरी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि अलग अलग पदार्थ के, जैसे एक चांदी का बना हुआ है, दूसरा एल्युमिनियम का बना हुआ है, लेकिन दोनों की मोटाई भी समान है, लंबाई भी समान है, तब उसके रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला पुट करेंगे? तब उस स्थिति में हम पुट करते हैं फार्मूला R2/R1 इज इक्वल टू ρ2/ρ1। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, या रेजिस्टेंस निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की। अभी हमने फार्मूला क्या देखा? R इज इक्वल टू ρL/A। इसमें रो जो होता है इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अगर हम इसको फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो रो इज इक्वल टू RA/L हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो एक पदार्थ के लिए हमेशा स्थिर रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि लंबाई बढ़ा दोगे या मोटाई बढ़ा दोगे तो घट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सोना आपने ले लिया तो सोने का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चांदी ले लिया तो उसका अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो बरकरार रहेगा, वो आगे पीछे कभी नहीं होगा। अगले पॉइंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि चालकत्व के बारे में। चालकत्व क्या होता है? ये रेजिस्टेंस जैसे रुकावट पैदा करता है, वैसे कंडक्टेंस हमारा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ये उस किसी भी वायर में या तार में करंट को ये प्रवाहित कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा की करंट प्रवाह हो, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा, यानी कि G, इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं तो G इज इक्वल टू 1/R होगा। इसका मात्रक होता है मो, या हम 1/ओम भी लिख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जिस तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है। जाहिर सी बात है, ये अगर कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होगा। अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं कि एक 10 मीटर का तार का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उस तार को दबाव डालकर लंबाई को आधा कर दिया जाए तब उस तार का प्रतिरोध क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक तार था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई A थी और इसकी लंबाई 10 मीटर थी। अब हमने क्या किया, इस तार को दबाव डाला तो ये तार जो है लंबाई में आधा हो गया, मतलब 5 मीटर हो गया। दबाव डाल करके तार को आपने आधा कर दिया तो ऐसा तो है नहीं उसका मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। मटेरियल तो जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, तो वो सिकुड़ करके मोटाई के रूप में ज़्यादा हो जाएगा। यानी पहले A था तो अब कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो अब हम इसको रखते हैं इस फार्मूले में। आप जानते हैं R बराबर ρL/A होता है। पहली कंडीशन में हम क्या रखेंगे, R की जगह कितना रखेंगे, पहले रेजिस्टेंस कितना था 100, उसके बाद हम क्या रखेंगे, रो को रो ही उतार लेंगे चूँकि इसकी वैल्यू दी नहीं है, गुणे का निशान लगाएंगे। फिर पहले लंबाई कितनी थी हमारी 10 मीटर तो 10 लिखेंगे। एरिया कितना था पहले A,
तो ए लिख लिया। अब दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, दबाव डाल करके आधा कर दिया, तब फार्मूला लगाएंगे क्या होगा, हमें तब रेजिस्टेंस पता नहीं है, निकालना है, तो R2 इसे लिख लेंगे। उसके बाद रो की जगह रो लिखेंगे और गुणे का निशान लगा करके लंबाई 5 हो गई है तो 5 लिख लेंगे। एरिया हो गया है 2A तो हम 2A लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को R2 वाले को ऊपर रखेंगे और 100 वाले को नीचे रखेंगे, तो बराबर के इधर वाला बराबर के इधर रखेंगे और बराबर के उस साइड वाला बराबर के उस साइड रखेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। अब भाग देंगे तो क्या होगा, R2/100 बराबर रो 5/2A बटे पूरे का बटे कितना है, रो 10/A। कुछ वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 10 है तो 10 को हम 2 बार डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब कैंसिल करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब हमारा क्या बनेगा, R2 बराबर 100/4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ओम। यही हो जाएगा हमारा आंसर। राशियाँ दी हुई हैं, क्वांटिटी कुछ दी हुई है और उसका मात्रक क्या होता है यानी यूनिट क्या होती है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी और उनके मात्रक हैं, आप इसे देख लीजिए, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे हम ऐसी बहुत सारी बेसिक इलेक्ट्रिकल की जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। आगे हम बात करेंगे ओम का नियम क्या होता है, कुछ थ्योरम्स की भी बात करेंगे, जैसे KVL KCL क्या है, किरचॉफ्स लॉ, करंट वोल्टेज के जो लॉ हैं इनके, उसके अलावा थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, ये सारे थ्योरम की भी हम बात करेंगे आगे। आप हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद।